नमस्ते। हम अभी तक ये कविता पढ़ रहे थे जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर यानी सोता हुआ कूली। इस कविता के कवि हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा और इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कविता के कवि के बारे में कुछ समझा, हमने कविता के बारे में कुछ समझा, कविता को हमने पढ़ा लाइन बाय लाइन और आपके जो शब्दकोश में नए नए शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आपकी किताब में पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो दिए हैं वो है द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द पोर्टर, एलुसिडेट। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस क्या होते हैं? ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस का मतलब वैसे होता है कठिनाइयाँ और पीड़ा और कठिनाइयाँ। जो भी पोर्टर यानी जो कूली था, हमने उसके बारे में पढ़ा कि वो ऐसे 25 किलो का वज़न लेकर उसकी पीठ पूरी झुकी हुई है, बेंड हो गई है। वो ऐसे 6 मील ऐसे चढ़ता रहता है पहाड़ पे अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो हमें इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि ये जो भी कठिनाइयाँ जो पोर्टर सामना कर रहा है, जिन भी कठिनाइयों की, वो कूली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो अगर आप पोएम को वापस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहले के 3 पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि उसको क्या-क्या करना है। मतलब वो क्या-क्या कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो पहले पैरा में इतना बताया कि वो 25 किलो, 25 किलो लोड लेकर चल रहा है, उसकी पीठ ऐसे लाइक झुकी हुई है पूरी और 6 माइल का वो क्लाइंब कर रहा है ऊपर। फिर हमें ये भी बताया गया है कि नेकेड बोन्स यानी एकदम इतना दुबला पतला एकदम सुकड़ा हड्डी जैसा उसका शरीर बहुत ही थक के ऐसे छोटा सा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बस हड्डियां है, ऊपर कुछ मांस ही नहीं है। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, फ्रेल मतलब बहुत ही वीक, बहुत कमज़ोर। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क यानी उसको ऊपर जाना है माउंटेन को चुनौती देते हुए। उसने एक काली टोपी पहनी है, वो बहुत ही गंदा सा है, उस पे बहुत पसीना है। उसका दिमाग बहुत ही मन बहुत बुझा हुआ है क्योंकि वो बस अपने काम पे ध्यान दे रहा है, जो काम है उसका चढ़ना वज़न लेकर। और उससे ऐसी एक बहुत ही दुर्गंध सी बदबू भी आ रही है सल्फर जैसी। बट वो कितना ताकतवर इंसान है। ऐसे उसको अभी ही इज़ पैंटिंग, पैंटिंग यानी उसकी सांस फूल रही है, ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, उसको सांस नहीं आ रही है, वो बहुत थका हुआ है ये काम करते हुए। और फिर आगे जाके हम ये भी देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक माँ और एंड हर सन और उनके बेटे के बारे में भी बताया जा रहा है। इधर हम ये समझ सकते हैं, थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद बेटा जो है वो पोर्टर का ही बेटा है और उसकी माँ कोई है, वो उसको खाना खिलाना चाहती है क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं, उनके पास ज़्यादा वो खाना नहीं है। तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पोर्टर के बारे में इतना जो हमें कभी बता रहा है, कूली के बारे में, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितना मेहनती इंसान है, वो कितना उसमें जोर है, इतना उसका दिमाग इतना दम लगा के काम कर रहा है कि मुझे ये काम ख़त्म करना है, मुझे सच्चाई से काम ख़त्म करना है, अच्छे तरह से ख़त्म करना है ताकि मैं अपने परिवार अपना ख्याल रख सकूँ ढंग से। तो हमें कवि ये सब बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर ये पहले 3 पैरा में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका उत्तर, इस पहले प्रश्न का उत्तर यहीं पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी मैंने फिर उसी उत्तर को लिखा है। द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन द वेरियस स्ट्रगल्स द पोर्टर हैज़ टू ओवरकम इन हिज लाइफ। यानी जो भी पीड़ाएँ, कठिनाइयाँ, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस यानी स्ट्रगल्स भी बोला जा सकता है, जो कूली ने अपने जीवन में उसका सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 किलो लोड ही हैज़ टू कैरी ऑन हिज बैक यानी जो 25 किलो का वज़न, ऑन अ 6 माइल क्लाइंब अप हिल, 6 मील उसको ऊपर चढ़ना पड़ा, टू हिज फिजिकल स्टेट यानी हमें उसके पूरे शरीर के बारे में भी बताया गया कि वो कितना दुबला पतला है, कितना पसीना आ रहा है, वो इतना थक गया है। पोएट हैज़ गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज स्ट्रगल्स। अच्छे से हमें कवि ने बताया है कि क्या-क्या हो रहा है। पोर्टर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज़ अ फेल वीक फिगर हू इज़ आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब बहुत ही कमज़ोर आदमी है जिसको सांस नहीं आ रही है। द पोएट हैज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड
द स्ट्रगल्स ऑफ द पोर्टर्स पॉसिबल फैमिली मतलब कि हो सकता है कि वो जो माँ और जो बेटा के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो पोर्टर का ही, कूली की ही फैमिली है, कूली का ही परिवार है। हमें सीधा साधा नहीं बताया गया, पर हम ये समझ सकते हैं जैसे वो पोएम आगे बढ़ रही थी कि वैसा ही बताया है। तो हमें पोएट की मतलब हमें पोर्टर की कूली की कठिनाइयों में उसकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। द मदर हु इज़ लुकिंग फॉर फूड फॉर हर हंग्री सन, जो माँ अपने बेटे के लिए खाने के लिए खाना ढूंढ रही है। डिटेल्स द प्रॉब्लम्स द पोर्टर फेसेस इन अर्निंग अ लाइवलीहुड, मतलब ये सब उसके माँ और उसके बेटे के बारे में बता के हमें कवि ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कठिनाइयाँ जो पोर्टर जो कूली जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो बस ये नहीं है कि उसको चढ़ना है पहाड़ के ऊपर बहुत वजन उठा के, ये भी है कि उसको इतना कठिनाइयाँ अपने परिवार के लिए वो कर रहा है, वो इतना काम, इतना मेहनती काम अपने परिवार के लिए कर रहा है। बाय फोकसिंग ऑन द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ द पोर्टर, कूली की कठिनाइयाँ और पीड़ा पर ध्यान देकर द पोएट ऑल्सो हाईलाइट्स हिज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक तरह से कि इतनी उसकी कठिनाइयों पर ध्यान देकर हमें जो कवि है ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इतना मतलब इतना मेहनती, इतना ताकतवर इंसान है पोर्टर, ये कूली, इतना उसको इतनी प्रतिज्ञा है उसके अंदर, वो इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, उसमें बहुत मन की ताकत है, मन का जोर उसमें बहुत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। A mother is searching for nettles and vines. Who is she? Why is she searching such things? यानी एक माँ जो है हमें बताते हैं कि वो नेटल्स और वाइन्स, नेटल्स हमने पढ़ा था मतलब बिच्छू का पेड़, छोटे छोटे पौधा होता है जिससे हम खा भी सकते हैं शायद, या फिर उससे कुछ करके हम कुछ खाने का प्रिपरेशन बना सकते हैं। वाइन्स यानी बेल, बेल जिस पे अंगूर उगते हैं या फिर तरबूज उगते हैं। तो ये प्रश्न पूछा, हु इज शी, कौन है ये, व्हाई इज शी सर्चिंग सच थिंग्स, वो क्यों ऐसी चीज़ें ढूंढ रही है। तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि जो माँ जो है वो हो सकती है कि वो पोर्टर की ही बीवी हो, मतलब कूली की बीवी हो, और वो हमें माँ के बारे में बता के ऐसे दिखा रहे हैं कि ये देखिए कूली का ये परिवार भी अभी कितना कठिनाइयों से जा रहा है, खाना ढूंढ रहा है अपने बच्चे के लिए। सो इसका एक उत्तर मैंने लिखा है, ये आप कविता को पढ़ के खुद भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या आपको इसमें डालना है। The mother is introduced as a figure in a hut on the cliff looking for food for her hungry son. जो माँ है उसके साथ हमारे ऐसे परिचय होता है इस पोएम में कि वो बस एक औरत है जो एक चट्टान पे छोटे से घर में अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढ रही है। शी इज़ पॉसिबली अ पार्ट ऑफ द पोर्टर्स फैमिली, यानी हो सकता है कि वो, हम अभी ये समझ रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसे एक तरह से गेस मार रहे हैं, हम ये बस समझ रहे हैं कि वो कूली के परिवार का एक हिस्सा है। शी इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, वो बिच्छू के पेड़ पौधे और बेलों को ढूंढ रही है ताकि वो अपने बेटे को खाना दे सके। हु इज शिवरिंग इन द कोल्ड एंड क्राइंग इन हंगर, जो कप कपा रहा है ठंड में और रो रहा है भूख से। बाय इंट्रोड्यूसिंग द मदर एंड द सन इन दिस सीन, हमारी हमारी परिचय करा के इस माँ और उसके बेटे से, जो पोएट जो है वो पोर्टर वो कूली के स्ट्रगल्स को, उसके प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा ध्यान से हमें बताता है और रीडर को बताता है, यानी हमें बताता है कि जो कूली है वो इतना कठिनाइयों से क्यों झेल रहा है, वो इतना मेहनती काम क्यों कर रहा है। तो हमें इन दोनों के बारे में, माँ और बेटे के बारे में बता के हमें कवि एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कूली है वो इतना हिम्मत वाला है, इतना ताकतवर है, इतना कठिनाइयों का सामना इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का ख्याल रख सके। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, यहीं पर अगर आप देखेंगे हट ऑन द क्लिफ, तो इधर से ही आप उठा सकते हैं कि क्यों आपको लगता है कि ये माँ कौन है और वो क्यों ढूंढ रही है अपने बच्चे को ले खाना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी विन द रेस, यानी ज़ोर से ऐसे हार्ड वर्क यानी बहुत मेहनत वाला काम, कंटिन्यूटी मतलब हार नहीं मानना, बस काम करते रहना, डिटर्मिनेशन भी वही कि अपना मन लगा के कि ये काम मैं हार नहीं मानूंगा, हिम्मत नहीं मारूंगा, हिम्मत नहीं छोड़ूंगा और
ही काम करते रहूँगा। कंटिन्यूटी यानी लगातार कुछ करते रहना। विन द रेस यानी ये सारे जो गुण हैं, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी, ये सब हमेशा कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी कार्य हो वो ढंग से काम ख़त्म करने में मदद करते हैं। डू यू अग्री? तो ये प्रश्न पूछता है कि आपको क्या लगता है, ये सही है? राइट योर ओपिनियंस विद रेफरेंस टू द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये सारे जो 3 गुण हैं ये आपको इस कविता में दिखते हैं कि नहीं, और आप लिखिए आपको क्या कैसा समझ आता है इन 3 गुणों का। तो इसमें हम पूरे कविता में जो हमने समझा उसी बारे में हम बता सकते हैं कि द पोर्टर इज अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी। यानी जो कूली है वो हमें डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी, मतलब लगातार काम करते रहना, कंटिन्यूटी, हार्ड वर्क यानी मेहनत, और डिटर्मिनेशन यानी हिम्मत नहीं हारना, हार नहीं मानना। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो गुण होते हैं, अच्छे गुण, हमें पोर्टर में यानी कूली में दिखते हैं इस कविता में। सिंबल यानी कोई चीज़ जिस चीज़ को हम दोनों का रिलेट करके बता सके कि ये इंसान इस चीज़ का एक सिंबल है, इस चीज़ का एक साइन है। He overcomes all his struggles and finishes the job he was meant to do. वो सारे अपनी कठिनाइयों को पार कर जाता है, सारे अपने स्ट्रगल्स को पार कर जाता है और अपना काम खत्म करता है, वो कार्य करता है जो करने के लिए निकलता है। Through harsh snowy weather, the porter climbed up 6 miles to complete his job and earn for his family. Through harsh snowy weather मतलब बहुत ही ठंड भरा बर्फीला पहाड़ था, उसके थ्रू भी पोर्टर ने, कूली ने 6 मील ऊपर उसने क्लाइंब करा, वो भारी वजन उठा के, ताकि वो अपना काम खत्म कर सके और अपने परिवार के लिए कुछ अर्न कर सके, पैसा कमा सके। इवन दो ही वाज स्वेटी एंड हिज बॉडी वाज ऑलमोस्ट स्केलेटन लाइक विद फटीग, जबकि पोर्टर जो था, कूली जो था, उसका पसीना आ रहा था, उसका बहुत ही कमजोर हो गया था, एकदम कंकाल जैसा शरीर हो रहा था उसका। ही नेवर स्टॉप्ड एंड कंटिन्यूड टू क्लाइंब, बट उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी, उसने अपना काम खत्म करा और वो ऊपर तक चढ़ा पहाड़ के। द स्लीपिंग पोर्टर, ये जो कविता है ये हमें 10 टीचर्स, हमें ये पढ़ाती है एक वैल्यूएबल लेसन, यानी बहुत ही बहुत ही कीमती एक कीमती एक लर्निंग देती है हमें, कीमती चीज़ सब पढ़ाती है हमें कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, टू नेवर गिव अप। Through the figure of the porter, we understand the importance of working hard and honestly. Through the figure of the porter, पोर्टर से कूली के बारे में पढ़ के हमें ये समझ आता है कि हार्ड वर्क, मेहनत का काम कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना कीमती होता है। हर जगह हमें ये दिखने को नहीं मिलता, और जब भी हार्ड वर्क करो तो एंड में एक रिवॉर्ड भी होता है, हमें एंड में कुछ फल, मीठा फल भी मिलता है। तो इस अगर पोयम में हम देखें तो आपको क्या लगता है कि मीठा फल क्या हो सकता है? ये जो लास्ट पैरा में हमें बता रहा है कि हीरो ऑफ द माउंटेन, द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, ये सब हम कूली को बोल रहे हैं कि वो विजयी है, विजेता है। उसने वो जीत गया है अपनी लड़ाई पहाड़ से, नेचर से, ये जो स्नोई हार्श वेदर से वो जीत गया है, उसने ख़त्म कर लिया अपनी पूरा काम, वो चढ़ गया पूरा। और इसका फिर रिवॉर्ड क्या हुआ, इसका मीठा फल क्या हुआ? तो फिर आखिर में उसने जो सारा काम कर लिया, उसके बाद उसने क्या सीखा? तो ये सीखता है कि वो आराम से फिर एक मीठी नींद में चली जाता है। सारा काम सच्चाई से, कठिनाई से, मेहनत से उसने काम ख़त्म करके फिर वो सो जाता है, वो अच्छे से सुकून में सो जाता है। तो ये एक तरह से रिवॉर्ड हो गया। तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सच्चाई भरा काम करने से एंड में मेहनत का काम करने का फल मीठा ही होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपके कुछ ग्रामर यानी शब्दों पर ऐसे एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। तो पहला है कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शब्दों के मतलब लिखिए। तो रूल का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस और पावर, यानी किसी का राज्य करना, किसी पे राज्य करना। फिर है अ लगेज कैरियर, सॉरी, फिर है अंडर, अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे कुछ रखना। तो फिर लोकेटेड बिलो और बीनीथ समथिंग, किसी चीज़ के नीचे अगर रखो तो आप होता है कि दिस थिंग इज अंडर द टेबल, दिस थिंग इज अंडर द चेयर, मतलब चेयर के नीचे रखा हुआ है। लगेज कैरियर मतलब कोई भी इंसान, जैसे एक पोर्टर, कूली एक लगेज कैरियर होता है। लगेज का मतलब होता है बैग, बैग सामान लगेज होता है। आप अगर ट्रेन से कहीं से
बस से कहीं पे भी जा रहे हैं तो लगेज मतलब सामान होता है। तो लगेज कैरियर, कैरियर मतलब जो इंसान कुछ चीज़ उठा के ले जा रहा हो। तो जो भी लगेज या सामान उठा के ले जा रहा है तो उसको लगेज कैरियर बोलते हैं। और पोर्टर यानी जो कूली है उसको भी लगेज कैरियर बोल सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ टू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के दो हिस्से हो तो। कर्स यानी या तो श्राप हो सकता है, एन इविल स्पेल, श्राप जैसे जादू वाली कहानियों में आप सुनते हैं, या ऑब्सीन वर्ड्स या गाली देना, उसको भी कर्स करना बोल सकते हैं। स्पॉट, स्पॉट यानी अ पॉइंट ऑफ मार्क और अ प्लेस, यानी एक धब्बा या एक छोटा सा पॉइंट या फिर एक जगह को भी हम बोल सकते हैं दैट्स अ स्पॉट। तो फिर ये इसके मतलब हो गए। फिर है राइट द एंटोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम यानी जैसे अभी हमने मतलब बताए थे शब्दों के, एंटोनिम यानी किसी चीज़ जिसका उल्टा मतलब हो। तो जैसे फैट मोटा का उल्टा क्या होगा? थिन पतला। तो फिर फैट और थिन एंटोनिम्स है। तो फिर अब चलिए देखते हैं। लोड यानी किसी चीज़ पे वजन डालना, कोई चीज़ उठा के किसी चीज़ में रखना, हम कहते हैं लोड कर रहा है वो ट्रक में चीज़ें। उसका उल्टा क्या हो गया? अनलोड, मतलब वो चीज़ें हटा रहा है ट्रक से, तो अनलोड हो गया। हिल यानी पहाड़, उसका उल्टा हो गया प्लेन, यानी बस साधा सीधा ज़मीन, मतलब कुछ ऊंचाई नीचाई नहीं है उसमें, चढ़ान नहीं है कोई उसमें, चढ़ान ढलान नहीं है, बस एक प्लेन जैसे सड़क या कुछ भी ले लीजिए। ऑनेस्ट यानी सच्चाई, ईमानदारी। डिसऑनेस्ट यानी ना ईमानदारी और झूठ बोलना, ये सब झूठा। करेक्ट यानी सही, उसका उल्टा होता है इनकरेक्ट, बस आई एन डाल दीजिए यानी गलत। फार यानी दूर, नियर यानी पास, तो इसका उल्टा ये हो गया। डल का मतलब धीमा, बुझा हुआ सा। ब्राइट यानी एकदम उज्ज्वला देता हुआ, बहुत ही चमकता हुआ। डर्टी यानी गंदा, उसका उल्टा हो गया क्लीन यानी साफ। नेचुरल यानी जो हमें कुदरत में प्रकृति में मिलता हो, जैसा भगवान ने बनाया वैसा मिलता हो। अननेचुरल यानी ये ऐसा होता नहीं है, कुदरत ने नहीं बनाया, कुदरत में हम ऐसा नहीं पाते इस चीज़ को, ये कुछ अलग ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न ये है कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली। तो हमें बोल रहे हैं कि ये लाइनें पढ़िए। 25 किलो लोड ऑन हिज बैक स्पाइन डबल बेंट। तो इसमें हमें ये बेंट शब्द पे ये लोग फोकस कर रहे हैं कि बेंट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ बेंट, यानी ये जो शब्द है ये बेंट का ही एक, बेंट मतलब झुकना। तो इसमें बस ये बताया है कि बेंट से बेंड से क्या क्या शब्द निकल सकते हैं। तो हमने कालों के बारे में पढ़ा था, टेंस वगैरह, तो उससे हिसाब से कई शब्द बन सकते हैं। तो बेंड से बेंड, बेंट, बेंड्स, बेंडेबल, बेंडर, बेंडिंग, ये सारे शब्द बन सकते हैं। तो आगे हमें और भी दे रखे हैं ऐसे कुछ शब्द, बोला है इससे जितने भी आप शब्द बना सकते हैं बनाइए। तो कुछ मैंने बनाए हैं। होप यानी आशा करना, तो होप से होपफुल बन सकता है कि मुझे आशा हो रही है। होपिंग, होप, ये सारे काल है। होपिंग मतलब मुझे, मैं अभी आशा कर रही हूँ। होप्ड मतलब मैं आशा कर रही थी। फिर राइट मतलब लिखना, इससे राइटर यानी जो इंसान लिखता है। राइटिंग जब लिख रहा है। रिटन लिखा हुआ कभी, रोट लिखा हुआ कभी। तो ऐसे अलग अलग शब्द काल वाल बना, काल से हम लिख सकते हैं। डू यानी करना, उससे भी डूएबल, डन, डज बन सकता है। जंप यानी जंप, उसमें कूदना, जंप से जंप्स, जंपिंग बन सकता है। हेल्प यानी किसी की मदद करना, उससे भी और शब्द बन सकते हैं। हेल्पफुल एक है, हेल्पिंग, हेल्पर, ये सब भी बन सकता है। चलिए अब हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं इस कविता के। यहाँ आपको ये कविता पढ़ना समाप्त हुआ। चलिए धन्यवाद।